ऐसे ही है, और एक ऐप बनाई थी स्क्रैच से। नो सर, हमने ऐप वगैरह नहीं बनाई थी, हमने सिर्फ रिएक्ट को जो है वो इंस्टॉल है। करना सीखा था तो। हाँ वही ऐप है। हाँ ये वही ऐप है एग्जैक्टली, जो हम इंस्टॉल किया था ना, वही ऐप थी हमारी। सुमित आपका हैंड रेज है। सर मतलब मैं बताऊं जो अपने कार्यान्वयन बताओ करने के बताओ। लिए। बताओ जी सर कल बताओ। हम जो है हमने पिछले लेक्चर में हमने जो है एक ऐप क्रिएट की थी रीड की नोट जेस और एनपीएम डाउनलोड किया था। और जो हमने फाइल वो ऐप हम्म क्रिएट की थी मतलब उसमें हमने अननेसेसरी फाइल को हटा दिया था और एक हेडिंग ऐड हम्म। कर दी थी। ऐसे ही है। तो वही हमारी ऐप क्रिएट हुई थी एग्जैक्टली ऐसे ही है। चलिए, हम सवेर भी हमें ज्वाइन कर चुका सर है। एक एक कंफ्यूजन था मुझे। पूछो। सर आपने कहा था कि मतलब जो है मतलब हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग फाइल क्रिएट करनी होगी। हाँ। तो मैंने मतलब एक ही फाइल में दो कंपोनेंट क्रिएट किए थे तो मतलब मेरा एरर दे रहा था। फिर जब मैंने वो उससे कंट्रोल स्पेस किया तो मतलब वो अलग हेडर आ गया, बाद में वो वाला दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो मतलब सही काम कर रहा था। तो मतलब एक में हम कर सकते हैं दोनों, तो बार बार मतलब हम जो है अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग फाइल क्यों क्रिएट करें। अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं आपको पहले कंपोनेंट देखना चाहता हूँ, उसमें कंपोनेंट बना सकते हैं एक के अंदर दो कंपोनेंट, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मुझे जो आप बात कर रहे हो ना कि एक कंपोनेंट हेडर नजर आ रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना आ रहा था, जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा आता है, ऐसे ही है। मतलब सर दूसरा कंपोनेंट बनाया था पर जो आपने दूसरा मेथड बताया था ना तो वो उसी तरह से मतलब ऑब्जेक्ट हम्म में कॉल करना था उसे। वो मैंने किया था। हम्म। तो पहले एरर दे रहा था, फिर मैंने अच्छा। जो है वो हटा के दोनों मतलब जो है ऑब्जेक्ट पे हाँ क्लिक करके वो कंपोनेंट पे जो मैंने हाँ। कंट्रोल स्पेस किया तो वो खुद ब खुद आ गया, मतलब एक में ही दोनों कंपोनेंट आ गए। एक ही मतलब एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में सॉरी। ऐसे ही है। हम्म। ठीक है, बताता हूँ आपको। देखो हम, ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, लेकिन इसमें मतलब क्या देखें, समझने की क्या जरूरत है। आपने ऐप बनाई है। अब एक ऐप के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं। लेट्स सपोज एक हीरो सेक्शन है, वहां पे यूजर्स का टेबल बना हुआ है, ठीक है, होम पेज पे। उसके बाद एक नीचे और सेक्शन है, वहां पे यूजर्स के लॉग शो हो रहे हैं, वो भी एपीआई से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और सेक्शन है, वहां पे फीडबैक्स हैं, एक नया सेक्शन, वो फीडबैक कहाँ से आएंगे, एपीआई से आएंगे। उसके बाद नीचे एक और सेक्शन है, उसके अंदर मल्टीपल क्लाइंट के फीडबैक शो हो रहे हैं। अब ये सेक्शंस हैं, आपने क्या किया, एक ही पेज पे ये सारा टेबल बना दिया, फीडबैक का सेक्शन बना दिया, क्लाइंट्स का बना दिया। ये सारे सेक्शन एक ही पेज के अंदर बना दिए, जिसे आपने होम डॉट एच टी एम एल कहा था। अब होगा क्या, जब भी आपका होम पेज लोड होगा तो सारे की सारी होंगी, पूरा का पूरा पेज दोबारा क्या होगा, लोड होगा। ऐसे ही है, यहाँ तक हम सब एक पेज में हैं। जी सर। ठीक है। अब देखो, रिएक्ट ने, अब ये बहुत बड़ा मसला है। लेट्स सपोज आपको चाहिए थे पेज रिफ्रेश करने पे यूजर का डाटा अपडेट चाहिए था, बट जो फीडबैक का डाटा है, क्लाइंट की एपीआई है, वो सारे दोबारा जा रहे हैं। मतलब हर कंपोनेंट, वो सारा सारा पेज दोबारा लोड हो रहा है। अब इसमें हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, वो स्लो हो गई। यूजर का कॉल चाहिए थी, बाकी कॉल चाहिए नहीं थी, वो भी अननेसेसरी गई है, इंटरनेट स्लो है ऑलरेडी, तो स्लो हो गया, लोडिंग टाइम लग गया। अब रिएक्ट क्या करता है, हमें कहता है कि आप एक बड़ी चीज को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है। कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। अब कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद उसका फायदा क्या हुआ हमें, फायदा ये हुआ कि भाई हम अपनी ऐप को अब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डाटा पास होता है प्रॉप्स के साथ एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, जो कि हम देखेंगे आगे जाके। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा ये वाला सेक्शन दोबारा लोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कंडीशन की बेसिस पे। मैं कहता हूं कि अगर इसमें इस एपी का डाटा चेंज होता है तो कॉल जाए, वरना कॉल ना जाए।
और ये कंसेप्ट हमें लेके जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरफ। और रिएक्ट में हमने पढ़ा था, रिएक्ट क्या करता है, वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। वर्चुअल डॉम में क्या होता है, एक कॉपी जो हम चेंज करते हैं वहां से आती है, और एक हमारी रेप्लिका कॉपी होती है, और एक हमारे पास एक्चुअल डॉम होता है। तो हमेशा वो कंपेयर करता है रेप्लिका को आने वाली कॉपी के साथ, जिस एलिमेंट में चेंज हुआ होगा जस्ट उसी को चेंज करेगा, बाकी ऐप दोबारा लोड नहीं होगी। अब यहां से हमने फिर कहा कि हम हर चीज को सेक्शंस के अंदर, मतलब कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। बनाने के लिए हाँ, आपकी बात एग्जैक्टली ठीक है कि हम सारा कुछ एक कंपोनेंट में बना सकते हैं, बट जो हमारा एक कोर कंसेप्ट है कि हमारी ऐप जो ऑप्टिमाइज्ड होगी, वो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें मिलता है जब हम कंपोनेंट में इसीलिए हैंडल करते हैं कि हमारी। अब एक और चीज है, और छोटी सी मिसाल देता हूँ, ईपीआई को छोड़ दो। अब ये 5 कार्ड्स को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, साद का है, आलिया का है, सुमित का है, एजाज का बना हुआ है, और यहाँ पे एक मुसव्विर का कार्ड बना हुआ है। डिजाइन सबका सेम है, दिखाई दे रहा है ना, सबका सेम कार्ड है, बस प्रोफाइल है। अगर मैं कहूं कि सुमित मुझे डायनामिक काम करके दो, मैं आपको क्या चीज दूंगा, एक प्रोफाइल इमेज दूंगा, एक नेम दूंगा जस्ट। बाकी यही चीजें चेंज हो रही है ना हर कार्ड में, एक तो नाम और एक इमेज, बाकी सब कुछ स्टाइल सेम है, फंक्शनैलिटी सेम है। अब मैं कहता हूं कि आपने ये डिजाइन करना है, आप क्या करोगे, 5 डिव लोगे, और 5 डिव को क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करोगे 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिजाइन हमारा रिपीटेशन हो रही है। अब रिएक्ट इस चीज को भी हैंडल कर रहा है, वो कह रहा है कि देखो अब ये सेम चीज है ना, अब आप एक ग्लोबल कंपोनेंट बना लो, जिसे हम नाम देंगे ग्लोबल कंपोनेंट का या रीयूजेबल कंपोनेंट का। उसके अंदर हम एज अ प्रॉप में हर दफा सिर्फ इमेज का दूंगा यूआरएल और एक नेम दूंगा, वो कार्ड खुद बना कर देगा। मतलब कोड की रिडंडेंसी क्या हो जाएगी वहां पे, खत्म। कोड जो हमारा सर आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। साथ आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, ओहो, मेरी पहले आवाज ब्रेक सुनाई हुई नहीं थी रही। बहुत। हाँ, आप अच्छा। दरमियान में सर करना अगर शुरू दोबारा किए। ब्रेक हो ना, जी जी दोबारा बताना। सर रिटेंडेंसी पे थे, आपके रिटेंडेंसी को रिड्यूस कर देती है रिएक्ट, हाँ, उससे आगे। रिडंडेंसी को रिड्यूस कर देगा। अब मैं आपको मिसाल दे रहा था, लेट्स सपोज आपको ना, एक कह लो कि एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक ना रिव्यू एंड फीडबैक का सेक्शन है। अब आपको वो मल्टीपल पेजेस पे चाहिए। आपने एक साइड पे क्या किया, कंपोनेंट बना लिया, उस कंपोनेंट को जहां भी चाहिए ना, जस्ट कर लोगे। जैसा कि हमने जीएस को कॉल की, हेडर डॉट जीएस को call किया, तो उसकी कोड की रीयूजेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो इससे भी क्या होगा, कोड कम हो गया और ऐप की परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमने जब रिएक्ट में काम करना है, खास ख्याल रखना है कि भाई हमारा कोड रिपीटिशन कम से कम हो, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चले जाए। तो यही वजह है कि हम एक ही कंपोनेंट में नहीं बना रहे, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट नहीं बना रहे। आसुमित आपका हैंड रेज है। मतलब सर हमें एक ही फाइल के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट नहीं बनाने, अलग अलग सुमित, कंपोनेंट्स। अच्छी अप्रोच ये बना सकते हो, मतलब मसला क्या है उसका। अब मैं कहता हूँ कि आपकी बड़ी एक है, पूरी प्रोडक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल। एक हफ्ते बाद कहता हूँ कि यार ऐसा करो साथ, एंड फीडबैक का उसमें जाके काम करो। 3-4 कंपोनेंट को हुआ है, या तो नाम जेनेरिक हो तो आ पाओगे, वरना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा मैं किस पॉइंट में एक कंपोनेंट था। तो इसीलिए
भीतर क्या होता है कि हम हर कंपोनेंट का एक फाइल बना के कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो सेट हो जाए टोटली। ऐसी बात है, सेट होगा, नाम भी अलग होगा और ट्राई करना भी आसान हो जाएगा। ऐसे काम करो, मुझे ना 2 मिनट दो, मैं अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ। लग रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट ना स्टेबल नहीं है जहाँ बैठा हूँ मैं भी। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, ठीक है। ओके, मेरी आवाज आ रही है अभी आप सबको? आवाज क्लियर है? यस सर। चले यार, यहाँ पे स्टेबल हो। अभी मैंने लोकेशन तो चेंज कर ली है अपनी। लेट्स सी। तो आगे फिर हम मूव करें। सो मैं बात ही कर रहा था कि हमारी जो कोड की है ना, रिडंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब हम कंपोनेंट में काम करेंगे। और हर कंपोनेंट के लिए एक अलग फाइल हमने क्या करनी है, क्रिएट करनी है। डन है? डन है सर। जी सुमित, कोई और जी सवाल सर। किसी का? चलें जी। तो आज क्या करेंगे, हम मजीद फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने सीख लिया कि कंपोनेंट्स किस तरह बनाते हैं, एक रिएक्ट की ऐप किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे इससे कि रिएक्ट की ऐप में काम किस तरह करना है। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट कह ले कि अब देखो, एक चीज क्वेश्चन आता है कि हमारी जब हर चीज अलग है, उनको लिंक कैसे करना है। मैं कहता हूँ कि एक से डाटा दूसरे में कैसे जाएगा, उससे वापस कैसे आएगा, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो उनमें जो फिर उनकी स्टेट का कंसेप्ट आएगा, तो ये मल्टीपल चीजें जिनको अब हम आगे आके एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो अभी मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे। सो होपफुली आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे अभी। चलो सही है। एक तो मेरा सिस्टम चेंज हुआ है और लेट्स सी कि हमारे पास क्या डाटा पड़ा हुआ भी है कि नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बना होगा प्रोजेक्ट। चलो नया बनाते हैं। एक हम फुल स्टैक 1 के नाम से बना ले रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा अपन जगह यहाँ पे रिएक्ट का फोल्डर, रिएक्ट, और इसमें हम कहते हैं आई थिंक सो एक क्लास 2 है शायद हमारी। तो इसे हम जी सर। क्लास 2। चलें अभी यहाँ पे, चलो थोड़ा रिपीट ज़रूर होगा, बट एक रिएक्ट की आप क्रिएट कर लेते हैं पहले हम। मैं यहाँ पे कहता हूँ npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। वैसे मेरे पास यहाँ ऐप बनी हुई है, उसका लाके वो कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्क्रैच ही देखो, उसमें मल्टीपल चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे अच्छा, हमने वहाँ पे इसका नाम नहीं दिया। अब वो मुझे कह रहा है कि भाई नाम बताओ। तो मैं कहता हूँ कि रिएक्ट, ये नाम कुछ भी हो सकता है, इससे पहले बात की थी, बस कैपिटल में नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई और चीज़ नहीं आएगी, कोई हमारा जो साइन होता है ना, जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स, वो नहीं आएंगे। तो ये चीज़ यहाँ मिसिंग है। मतलब इसमें आपने नहीं लिखना, सिंपल स्मॉल के अंदर और कबाब के इसमें नाम लिखना है। और यहाँ पे आपने
एंटर कर दिया। सो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेके हमें ये ऐप क्रिएट करके दे देगा। और ऐसा जैसे आपने पहले भी देखा, यहाँ पे पहले इसने फाइल क्रिएट की है जो कि उसका नाम है ऐप का, और बाकी काम अभी इसका यहाँ पे चल रहा है। तक हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तब तक यहाँ पे इंशाल्लाह इंस्टॉल हो चुका होगा। अच्छा। सर आपने कभी इसको वीट को यूज किया है? नहीं यार, कभी यूज नहीं किया, कभी जरूरत नहीं पड़ी। अ, वो फास्ट जो है ना, वो इसको क्रिएट कर देते हैं रिएक्ट ऐप को। मैं कभी यूज नहीं किया। हाँ वैसे यान भी कहते हैं, यान को मैंने यूज किया हुआ है, यान और एनपीएम को यूज किया है। यान भी काफी फास्ट है इससे। उस पे भी स्विच इसीलिए किया था कि एनपीएम की थोड़ी सी जो हमारे पास होती है ना स्पीड कम होती है, यान से काफी बेहतर होती है। जी जी सर, वो मैं उसी से क्रिएट करता रहा हूँ ऐप्स। जब बीच में क्लासेस नहीं थी तो यूट्यूब से मैंने देखी थी एक वीडियो, तो वो इसी तरह क्रिएट हम्म करते हैं ज़्यादातर। वो काफ़ी हम्म फास्ट हम्म, क्रिएट हो जाती है ऐप। ऐसे ही है। यार एक दफा अभी ऐप क्रिएट होगी ना, इसको आप कॉपी पेस्ट करके रख लो और इनमें से नोड मॉड्यूल को डिलीट कर दो। बस जब भी चाहिए एनपीएम आई करो तो आपकी ऐप क्रिएटेड है। तो ये भी चीज़ है वो। लेकिन हमेशा कोशिश होती है कि हम दोबारा से इंस्टॉल करें, क्योंकि उसकी सारा प्रोसेस दोबारा चल रहे हैं तो अच्छा होता है, चाहे कोई इशू ना है। और हमने गिटहब को कवर किया था। और अगर इसी तरह आप हमेशा कोशिश करो कि आपकी जो फाइल है वो गिट से लिंक्ड हो जब आप असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं साथ में ही, क्योंकि एक एम्प्टी रिपोजिटरी तो उसकी इनिशियलाइज हो चुकी होती है। सुमित आपका हैंड रेज है। सर ये जो मतलब ये गिट पेज की कमांड्स वगैरह हैं, ये रिएक्ट की, ये मतलब सीएमडी में काम करती हैं? हाँ काम करेंगे ना, क्यों नहीं काम करेंगे। और गिट आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, मतलब गिट इंस्टॉल नहीं है तो गिट की कमांड नहीं करेगी सीएमडी में? हम्म। उसकी जरूरत नहीं है जैसा कि आईसी वाले कोर्स होते हैं, बल्कि अब तो आईसी ने भी कोर्स देना खत्म कर दिया है। पहले आईसी कोर्स दिया करता था Udemy का। मसला ये है कि एक आता है कम्युनिकेशन बैरियर, वो इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं। और उसमें मतलब वो एक कह लो कि ना प्री प्लान्ड चीज है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो प्री प्लान नहीं होता, हम खुद देख रहे हैं लाइव इश्यूज आ रहे हैं, तो लर्निंग इसमें हो रही होती है क्योंकि एक एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो टोटली आपका एक कह लो कि आपको सेम बिहेवियर देता है जो कि ऑफिस में आप काम करते हो आफ्टर जॉब। हाँ वो वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें आप देखो ना सुमित के माइंड में कोई भी सवाल आएगा मेरे से पूछेगा वो यहीं पे। तो ये प्रैक्टिकल है। इसमें भी कुछ प्रेफर करते हैं कि भाई अब मेरी अप्रोच ये होती है कि भाई कंटेंट चाहे कम कवर हो लेकिन वो चीज समझ आनी चाहिए, तो उसको प्रैक्टिकल करके देख लो। ठीक है। तो कोर्स वाला देने को क्या है यार, यूट्यूब भरा पड़ा है कोर्सेज से। ठीक है। कोर्सेरा भरा पड़ा है, यूडेमी भरा पड़ा है कोर्सेज से। चीज ये है कि बस आपको एक गाइडर की जरूरत है, एक रोड मैप चाहिए जो आपको गाइड करता रहे बस। उससे दो तीन चीजें होंगी, जब एक गाइडर होता है ना तो आप डी ट्रैक नहीं होते। आप एक हफ्ते बाद अगर आपका काम नहीं किया ना, जब क्लास में आओगे तो आपको पता होगा यार मैंने कुछ काम करना है अब। तो उसमें जो आपका फोकस है ना वो डाइवर्ट होता रहता है। आप उसमें इतना पता नहीं होता, क्योंकि आपको पता नहीं है तो उस चीज का, तो आप उसमें इतना आपको ना वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। हालांकि भरे पड़े हैं उसके लिए भी। पहले ऐसे ही करता था, कोर्स दे देता था और एक इंस्ट्रक्टर ये लो जी ये काम कर लो। बट ये चीज है कि इसलिए कोर्स देना खत्म कर दिया आईसी ने भी। अब कोई कोर्स नहीं देता आईसी, इंस्ट्रक्टर जो पढ़ा रहा है वही चीज फोकस करवाई जाती है, क्योंकि स्किल बेस है और स्किल आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है। तो मैं सीडी करता हूँ, सीडी करके इसमें स्विच करता हूँ और इसे वीएस कोड में ओपन कर रहा हूँ। चलें, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इस ऐप को भी क्लीन करेंगे हम यहाँ पे भी। तो एक ही दफा में क्लीन कर देंगे हम इसे। एसआरसी में गए,
ये ऐप डॉट टेस्ट की फाइल उड़ा देनी है, लोगों की फाइल उड़ा देनी है, रिपोर्ट की, सेटअप की, और चाहो तो इंडेक्स डॉट सीएसएस को भी उड़ा दो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। और बस यही है, ठीक है। इन्हें हम सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने डिलीट पे क्लिक करके ये सारी फाइल जो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई क्या इनको डिलीट कर रहे हो, मैं कहता हूँ हाँ भाई उड़ा दो, कोई मसला ही नहीं है। तो ये फाइल डिलीट है। इंडेक्स डॉट सीएसएस में आओ, यहाँ पे ये जो हमने चीज़ें उड़ाई हैं उन्हें यहाँ से हटा दो, रिपोर्ट वेब वाइटल को हटा दो यहाँ से, और रेस्ट्रिक्ट मोड से भी निकाल लो, 2 टाइम्स रेंडर हमारा नहीं होना चाहिए कंपोनेंट। ओके, इसके बाद हम चलते हैं ऐप डॉट जीएस में, और यहाँ से हेडर, तो यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। और इस ऐप को रन करते हैं, कंट्रोल बैक टिक करके मैं अपने इस टर्मिनल में आ गया। टर्मिनल यहाँ पे जो ओपन करता है पावर शेल होता है, अगर आप सीएमडी ओपन करना चाह रहे हो तो यहाँ से एज अ कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, तो अब यहाँ पे ये एज अ सीएमडी ओपन हो गया, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप किस में कमांड रन करना चाह रहे हो, तो ग्लोबली है तो सारा चलेगा। तो मैं npm स्टार्ट करता हूँ और ये ऐप हमारी क्या होगी, यहाँ पे रन हो जाएगी। तो अगर कोई एरर आता है तो देखते हैं इसको, बाकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ये पैकेजेस में बहुत सारे ऐड होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो उनकी ये डिपेंडेंसीज का दिखा रहा होता है, कौन सा डेप्रिकेट हो गया, कौन सा होने वाला है, ये उसकी चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने बूटस्ट्रैप को पढ़ा था, ठीक है। सो आई थिंक सो लास्ट क्लास में हमने बूटस्ट्रैप को भी लिंक नहीं किया था, ऐसे ही है ना? जी सर। सबसे पहले आज हम बूटस्ट्रैप को करेंगे। वैसे हम बूटस्ट्रैप को यूज नहीं करेंगे, जस्ट बूटस्ट्रैप की सीसेस को यूज करेंगे हम, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को यूज नहीं करेंगे। हम एक नया यूआई लाइब्रेरी कह रहे हो कि फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करेंगे जो कि है मटेरियल यूआई, ठीक है। रिएक्ट के साथ सबसे ज्यादा जो 90% यूज होता है हमारे पास लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जो कह लो यूआई में, वो मटेरियल यूआई है जो कि खास बनाई रिएक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारी ये ऐप रन हो रही है जो बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक है, कुछ भी नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, काम करना है। टेलविंड है, मटेरियल है, हाँ टेलविंड भी यूज होती है। टेलविंड कह लो कि इतना कम यूज करते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते, रीजन है उसकी। टेलविंड ये है ना, इतना प्रेफर इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि एक तो अलग से चीज है, उसको कस्टमाइज करना इतना डायनेमिक कंपोनेंट नहीं दे रहा होता आपको। लेकिन अगेन प्रेफरेंस भला किस चीज को की जाती है, हम सिलेक्ट क्यों करते हैं, रीजन होती हैं। मैं इसी नहीं कह सकता कि भाई वो डायनेमिक नहीं, इतनी अच्छी नहीं है तो मैं यूज नहीं कर रहा, बेहतरीन है, डिमांड है मार्केट में। बट ये डिपेंड करता है कि हमें जो यूआई मिला है, ठीक है, अब उस फिग्मा के अंदर किसके कंपोनेंट ज्यादा हैं। अगर मटेरियल यूआई के कंपोनेंट ज्यादा है तो मतलब क्या है कि मुझे कस्टमाइजेशन बहुत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं वहां से उठाऊंगा कंपोनेंट लगा दूंगा, बस काम चल जाएगा। अगर मैं कंपोनेंट जो सिमिलर है मटेरियल यूआई से और मैं यूज कर रहा हूँ टेलविंड, तो उसके जो कंपोनेंट का स्टाइल है ना वो चेंज है, ठीक है। अब चेंज कैसे, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, डिटेल में चलते हैं इस बात में कि हमने चूज किस तरह करना होता है। एक मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड हमारी है, और यहाँ पे कह लो मटेरियल यूआई, ठीक है। ये इसकी टेक्स्ट फील्ड है। आप यहाँ पे देखेंगे ये इसकी टेक्स्ट फील्ड है। अब ये देखो एक ही टेक्स्ट फील्ड है, ये इस एनिमेशन के साथ है, डन है, चल रही है। अब ये कंपोनेंट फिग्मा में बना हुआ है, सिमिलर इस तरह का है, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। अब एक ऐसे ही मैं लेके आ रहा हूँ टेलविंड, ठीक है, इनपुट फील्ड, जरा चलते हैं इस पे, यहाँ पे लोड होगा। नहीं 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 नहीं, गलत, इसने वेबसाइट दे दी मेरे ख्याल में, लेट्स सी। हाँ शायद यही है। सो अब यहाँ पे आपको ही दिखाएगा, अभी इसके एग्जांपल्स हैं मल्टीपल, इसके कंपोनेंट में जाएंगे। खैर अभी लोड कर रहा है यहाँ पे ये इनपुट, शायद से उसके वेरिएंट्स, आई थिंक सो। अगर हम यहाँ से ये आ गए, अब ये देखो ये इनपुट फील्ड है। अब इसमें वो चीज नहीं है, लेकिन एडिशनल चीज क्या है
कि यही चीज हमें यहाँ से भी मिल सकती है, ये इस तरह भी काम करेगा, मतलब मुझे बाहर चाहिए ना, जैसा कि यहाँ पे है, ये इस तरह भी बन सकता है जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मेरा कंपोनेंट इस तरह के हैं तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, बट फिर मैं देखूंगा मुझे तो यहाँ पे दोनों चीजें मिल रही हैं इस वाले में, ठीक है। स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे इसका एक प्रॉप जिस पास करना है वो उस तरह की फील्ड बन जाएगी जैसा कि वहां पे दिखाई गई है। तो ये ज्यादा डायनामिक है यहाँ पे, तो इसलिए मैं चूज कर सकता हूँ उसको। यहाँ पे काफी सिमिलर सा नेम होगा, जैसा कि ये देखो यहाँ पे ये सेम वही इनपुट फील्ड है, बाहर नेम है और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है, काफी हद तक सिमिलर है। तो ये ज्यादा डायनेमिक है, उसके मुकाबले में दो चीजें दे रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सी फील्ड है। तो इस तरह के हम डिजाइन को देखते हैं कि अगर मेरे फिग्मा में इस तरह की इनपुट फील्ड है तो मैं टेलविंड देख लूंगा। फिर कंपोनेंट ज्यादा किस में मिल रहे हैं, तो एक की मैंने मिसाल दी ना, यहाँ भरे पड़े हैं, टेक्स्ट एरिया है, रेडियो है, टॉगल है, हमारे पास ड्रॉप डाउन है, ये सारी चीजें किससे ज्यादा सिमिलर मिल रही हैं, किस फ्रेमवर्क की ज्यादा आ रही हैं। तो जिसकी ज्यादा होगी हम उसे चूज करते हैं। फिर एक और चीज देखते हैं कि हमारा ज्यादा कंपैटिबल कौन सा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे चीजें बनी हुई हैं वो जस्ट HTML CSS से बनी हुई हैं, तो मैं तो इसे कभी प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें हैं वो HTML CSS से बनी हुई हैं और यहाँ पे चीजें वो फंक्शनल कंपोनेंट के साथ बनी हुई हैं। मतलब इसको यूज करने के लिए मेरा कोड ज्यादा होगा, मल्टीपल बहुत ज्यादा कोड होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट के अंदर नहीं दे रहा मुझे, और ये मुझे क्योंकि रिएक्ट के लिए बना है, इसके अंदर ये चीजें कंपोनेंट के अंदर बनी हुई हैं। यहाँ पे ये बेसिक से इसकी तो खैर स्टाइलिंग अब बाहर लिखी हुई है, ये कंपोनेंट्स हैं इसके, सिंपल से हैं, ज्यादा इसका इतना कोड होता ही नहीं है। तो हमें कोड कम लिखना है, ऑप्टिमाइज करना है, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि मटेरियल यूआई की तरफ जाऊं। अब स्टार्ट में बच्चों को ना फंक्शनल कंपोनेंट बड़े टफ लग रहे होते हैं। हाँ, मानता हूँ कि एमयूआई को कस्टमाइज करना, चेंज करना थोड़ा सा टफ सीन है। थोड़ा सा स्टार्ट में फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, स्टेट्स होती हैं, प्रॉप्स मल्टीपल जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता कौन सा प्रॉप किस काम की किस चीज के लिए बना हुआ है। जैसे क्लासेस बूटस्ट्रैप की थी ना, कौन सी क्लास किसके लिए है, तो ऐसे ही। लेकिन ज्यादा जो रिलायबल है ना वो एमयूआई है, ठीक है। तो ये चीज है। अभी होपफुली इतना डिटेल में जाने के बाद आपको चीज समझ तो आ गई होगी कि हमने कौन सी लाइब्रेरी क्यों चूज करनी है। तो आगे चलते हैं। अभी तक अब बात कर रहा था मैं बूटस्ट्रैप की, तो बूटस्ट्रैप की हम जस्ट क्या करेंगे, सीएसएस को यूज करेंगे, कंपोनेंट्स को यूज नहीं करेंगे। बट उसको ऐड किस तरह करना है, मैं यहाँ पे आके मैं कहता हूँ इंस्टॉल बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट, है ना। सो यहाँ बहुत सी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, मैं पहली फॉलो करता हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पास आ गई है। अब इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि ऐप क्रिएट कर लो, सीडी कर लो, ये हम काम कर चुके हैं सारा। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। ये npm आई का मतलब है इंस्टॉल, ठीक है। इसे कॉपी कर लो इस कमांड को, और यहाँ पे आके मैं इसे कहता हूँ कि भाई एक नया टर्मिनल ओपन करो यहाँ पे, ठीक है। ये ओपन हो गया। सो यहाँ पे आके मैं कमांड रन कर दूंगा, मैंने कंट्रोल वी करता हूँ, अभी टर्मिनल लोड हो रहा है। It's taking time. यहाँ पे लोड हो चुका है, ये कमांड हमारी मैंने इंटर कर दिया और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी आप पैकेट डॉट जेसन में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक लाइन ऐड होगी इसकी डिपेंडेंसीज के अंदर। किस चीज को याद है मैंने डिपेंडेंसीज के बारे में क्या बताया था? मुसव्विर, आलिया, साद, कोई बताना चाहे डिपेंडेंसीज क्या काम करती हैं जी, कोई भी जिसमें क्या लगता है आपको? सर डिपेंडेंस के बिना मतलब प्रोग्राम हमारा चल ही नहीं सकता, मतलब जो भी चीजें हैं वो यही काम करती हैं डिपेंडेंसीज। देखिए, जो हमारा पैकेट डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज का ऑब्जेक्ट है उसका क्या पर्पस है? सर हमारे जो भी पैकेजेस वगैरह हैं या ऐप क्रिएट होती है, कमांड्स वगैरह, वो इसी पे मतलब बेस्ड होते हैं। अच्छा, साद आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि सब जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट के वो इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जैसा कि हम यूज़ करते हैं यूज स्टेट, और ये सब इसी जेसन फाइल्स के अंदर
इंक्लूडेड है तभी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुसव्विर मुसव्विर बड़ा खामोश है आज, मिस्टर नाराज है यार हमसे, गुस्से में। देखा, माइक पे म्यूट नहीं कर रहा आज तो। हाँ दिखा रहा है। हाँ मुसव्विर, क्या लगता है आपको, आपके क्या विचार हैं इस चीज के बारे में, बताएंगे जरा। टाइप कर रहे हैं, चलिए जब तक हम आलिया की तरफ आते हैं। आलिया आप बताओ, एजेंसीज का क्या काम है पैकेज और जेसन के अंदर, जो फाइल के अंदर है ऑब्जेक्ट हमारा। आलिया आप यहाँ पे हैं? अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड है, कोई मसला नहीं है, इजी इजी सी है। आलिया भी शायद यहाँ पे नहीं है अभी। अच्छा, गलत नहीं कह रहे आप, समहाउ सही कह रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट ये यूज नहीं है हमारा उसका। मैं रिपीट कर देता हूँ। इट सेल्फ डिपेंडेंसीज का मतलब ये थे, जैसा कि स्मिथ बात कर रहा था, कि ये वो चीजें हैं जिन पे हमारा ये प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पैकेजेस के नेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पैकेजेस के नेम है। मैं मिसाल लेता हूँ, क्या क्या मतलब पैकेज का नेम का। आपका एक स्टोर रूम है, ठीक है, और एक आपका ऑफिस का, जैसा अकाउंट का ऑफिस है ना, एक वो रूम है, ठीक है, कंट्रोलर रूम को। कंट्रोलर रूम के अंदर एक लिस्ट रखी हुई है जिसके अंदर उन सब आइटम्स के नाम हैं जो कि आपके स्टोर रूम में चीजें पड़ी हुई हैं, सारी नहीं, जो नेसेसरी है इस टाइम पे। दो लिस्ट है, एक के अंदर ए टू जी हर वो चीज लिखी गई है जो कि स्टोर रूम में रखी गई है। एक और लिस्ट है, उसमें वो चीजें रखी गई हैं जो इस टाइम पे करंटली आपके वहां पे उस एरिया में या आपके उस बिल्डिंग में यूज हो रही हैं। दो लिस्टें हैं। पैकेज डॉट जेसन भी सेम वैसे ही है। हमारे पास पहले से, मैंने स्टोर रूम किसको बोला, मैं दिखा देता हूँ। स्टोर रूम हमारा ये नोड मॉड्यूल, ये वो स्टोर रूम है जिसके अंदर पैकेजेस ही पैकेजेस हैं, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये वो पैकेजेस के नेम है, जस्ट कुछ पैकेजेस के नेम है, ठीक है, जो अभी करंटली इसके अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें वो सारे पैकेजेस तो नहीं है, सारे पैकेजेस के नेम वहीं पे पड़े हैं। तो इसमें वो हमारे पैकेजेस हैं जो कि करंटली यूज हो रहे हैं। अभी आपको एक चीज लाइन नजर आई होगी, एक और लाइन ऐड होगी है हमारे पास, ये लाइन नंबर है 14, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप पहले नहीं था, यहाँ पे अभी ऐड हुआ है। सो ये वो पैकेजेस हैं जिनके बिना हमारी ऐप चल नहीं सकती, इन पर डिपेंडेंट कर रही है। बूटस्ट्रैप को खैर बिना चल भी जाएगी, कि मैंने इसको यूज ही नहीं किया कहीं। इसकी अगर मैं क्लास को यूज करता हूँ आगे जाके किसी कंपोनेंट में, तो मतलब वो काम नहीं करेगी अगर मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया हो। तो ये वो पैकेजेस के नेम है जिनको जब तक मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा तो अपने पैकेजेस के इसके अंदर वो यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जस्ट वो लिस्ट आती है, मतलब उसका नेम आता है इस लिस्ट के अंदर, जो हमने पैकेज में ऐड करना होता है। अच्छा, इसका एक और भी यूज है, किसी और को पता है इसके अलावा? तो बताता हूँ, सर ये देखो। पैकेजेस इंपोर्ट करने में हेल्प करेगी, अगर मिसाल तौर को इंस्टॉल नहीं है तो बाहर से भी शायद कर मतलब इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज आता हूँ, हाँ कुछ ऐसे कह लो, नोड मॉड्यूल मैंने कर दिया डिलीट। सबसे बड़ी फाइल है, मैं कहता हूँ यार, गिटहब पे जब मेरा कोड जाएगा, आपने एक चीज देखी यहाँ पे, उस दिन मैंने बात की थी, ये हमारे पास गिट इग्नोर के अंदर ये पैकेजेस तो हो गए यहाँ पे इग्नोर, मतलब ये गिटहब पे नहीं जाएंगे, नहीं गए, डाना। अब सुमित क्या करता है, इसको क्लोन करता है। इसने साहब ने कहा ये मेरी रेपो कोड है, गिटहब का यहाँ पे रिएक्ट की ऐप पड़ी है, इसे क्लोन करके चलाओ। सुमित क्या करता है, क्लोन करता है, तो उसके अंदर एक चीज मिसिंग होगी, वो भला क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स मिसिंग होंगे उसके अंदर, बाकी पूरी की पूरी ऐप होगी। सुमित जाएगा, एमपीएम स्टार्ट करेगा, वो आगे से भर भर के गालियां दे रहा होगा, वो कहेगा कि भाई मैंने नहीं चलना, इसमें चीजें मिसिंग है, ये चीजें मिसिंग है। या तो फिर सुमित पकड़ेगा साथ को कि भाई ये क्या ऐप बना के दी है, चल ही नहीं रही है। तो सिंपल सा एक वे है, एक कमांड है, साथ कहता है कि भाई npm i की कमांड रन करो अपने प्रोजेक्ट में जाके। ये कमांड क्या करेगी, ये रीड करेगी हमारे इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल को। यहाँ पे इसे मिलेंगे ये पैकेज के नेम,
जो कि इसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे जो लिस्टेड पैकेज हैं इन सबको वो खुद से इंस्टॉल कर देगा इसके अंदर, इस ऐप के अंदर। मतलब या इन अदर वर्ड ये एक npm आई की कमांड क्या करेगी, नोड मॉड्यूल का पैकेज का फोल्डर बनाएगी, सारे पैकेज दोबारा खुद ले आएगी, वो रीड करेगी पैकेज लॉग जेसन की फाइल को। तो इसलिए कहते हैं कि ये बायोडाटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ऐप के अंदर। आई होप सो कि ये हमने पहले भी बात की थी, आज दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इस चीज को और डिटेल में देख रहे हैं, तो इस पर्पस के लिए भी हमारी जरूरी है ना। जी सर। ओके, अच्छा जी, और किसी को सवाल है अभी? कोई सवाल नहीं है? चले मैं पूछता हूँ। अच्छा, ये तो बात होगी डिपेंडेंसीज की। मैंने बात की थी एक दिन, और उसी दिन के हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि अभी तो नहीं है, वो बनेगा डेव डिपेंडेंसीज करके। वो डेव डिपेंडेंसीज क्या चीज है, ये कौन बताएगा? जी, डेवडिव। डेवडिव क्या? सुमित माइक वगैरह करके बताओ यार, कुछ नया बता रहे हो हमें आप। मतलब सर डेव या डिव? डेव 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 डिपेंडेंसीज, DEV। हाँ सर शायद वो मतलब जो है डेवलपर्स के लिए हो, जो मतलब उसमें डेवलप करने के लिए डिपेंडेंस की जरूरत पड़ेगी, वो उसके डेव एग्जैक्टली, यही डिपेंडेंसीज। वर्ड है। मतलब जो डिपेंडेंसी जस्ट डिपेंडेंट है जब डेवलपमेंट मोड में है, जिस मोड में हम अभी ऐप को रख रहे हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट ही कर रहे हैं ना उसकी, लाइव तो नहीं की। लाइव करने से पहले जो डेवलपर काम कर रहा था वो हमारा मोड क्या कहलाता है, डेवलपमेंट मोड कहलाता है। तो जस्ट अभी इस मोड में रिक्वायर्ड है, आगे जाके जब लाइव हो जाएगी वो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऐसे कुछ पैकेज होते हैं, तो वो क्या आते हैं हमारे डेव डिपेंडेंसीज में आते हैं। आई थिंक उसमें ये आइकन के लाइब्रेरीज है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं शायद, कभी कभी देखने को मिलते हैं। नाम एग्जैक्ट नहीं याद मुझे, लेकिन यहाँ पे वो क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, फिर उसको देखेंगे। चलें ठीक है, तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। जब भी कोई आप पैकेज इंस्टॉल करोगे, आप इस पैकेज डॉट जेसन में आओगे, यहाँ पे आके आप एक चीज देखोगे कि भाई वो अगर ऐड हो गया तो यहाँ पे दिखेगा आपको, इसका मतलब है 5.3.3 क्या है इसमें इंस्टॉल्ड हुआ है। एक चीज और देखते हो कि हर एक के साथ ये लगा हुआ है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। जहां तक मैंने देखा कि जब भी आप नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे, तो अगर ये आपके पास साइन लगा हुआ है तो ये इसका लेटेस्ट जो वर्जन है ना वो हमेशा इंस्टॉल करेगा, जो भी चल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप का जब भी कोई आप नोड मॉड्यूल दोबारा इंस्टॉल करोगे इसके लिए, तो हमेशा देखेगा कि लेटेस्ट कौन सा बूटस्ट्रैप का वर्जन चल रहा है, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा खुद से, हमें करने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। मतलब पैकेज सारे इसके खुद से अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया, बट अभी ये रन नहीं होगा, काम नहीं करेगा। उसकी रीजन है एक, रीजन क्या है बताता हूँ आपको। अभी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खोली थी, उसकी रीजन थी एक, हमें दो चीजें और मिलती हैं, इम्पोर्ट्स है दो। यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, वो बता रहा है कि भैया आपको यहाँ पे ये दिखाई देगी, हमने देख लिया इसे। अब वो कहता है कि ये दो इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये इम्पोर्ट्स हमें ऐड करनी है। ये आपने ऐड कहाँ पे करनी होती है, जहाँ पे पूरी की पूरी आपकी ऐप जो है वो बिल्ड हो रही होती है। मतलब ग्लोबल कंपोनेंट वो दो ही हैं, या तो आप इंडेक्स में कर दो, यहाँ भी चलेगा, या आप ऐप डॉट जेएस में कर दो। तो मैं भी करता हूँ कि मैं इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं बूटस्ट्रैप को पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि पहले मैंने यूज किया था जब HTML CSS से हम काम कर रहे थे। मैं ऐप डॉट जेएस में आया, यहाँ पे आके ये हमारा कंपोनेंट कॉल हो रहा है, मैं कहता हूँ एक H1 ले लो। H1 आपने लिया, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो चलो ऐसे ना, तो ऐसे सही। यहाँ पे आके कंट्रोल F करो और यहाँ पे कह दो आप बूटस्ट्रैप सर लिखते ये हैं। आप नीचे लैंग्वेज को JSX कर दें तो ये स्निपेट दिखाएगा एमिट।
हाँ जेएस में दिखाएगा एग्जैक्टली, अभी जेएस में एग्जैक्टली यही चीज है, अभी जेएस में है ना। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एक क्लास नेम। अच्छा एक और चीज, पहले लिखते थे हम क्लास, तो अभी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट में क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है एट्रीब्यूट। तो जावास्क्रिप्ट में आप यहाँ पे क्लास नेम लिखोगे। आपने यहाँ पे कह दिया टेक्स्ट हाइफन टेंजर, इसका मतलब क्या है, रेड कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे कलर क्या है, रेड है, मतलब सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप क्लास यहाँ पे काम कर रही है। कोई और क्लास बताओ जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ब्लैक करना चाहते हो। टेक्स्ट में तो हम यही कर सकते हैं ना, बैकग्राउंड कलर कर देंगे, बीजी में हाइफन करता हूँ जैसा कि सक्सेस, तो बैकग्राउंड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर क्लास ठीक है। क्लास में खैर गलत है, इस नाम से स्पेलिंग है गलत है। कोई, स्पेलिंग गलत है सर हाँ। स्पेलिंग गलत। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, डन है। तो मतलब बूटस्ट्रैप यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रही है। सो बस आपको पता है, अभी सब सिस्टम ना टर्न ऑन करो और सारे के सारे यहाँ तक पेज पे आओ, फिर हम आगे चलते हैं। आपके पास मैक्सिमम 6 मिनट का टाइम है, 6:30 में दोबारा मैं आपसे भी पूछूंगा। डन है, अभी के अभी सब इंस्टॉल करोगे। सर एक सवाल था ये कि हम इसमें हमेशा इसको अपर केस को क्यों यूज करेंगे सर, फंक्शन क्रिएट करने के लिए या फाइल को क्रिएट करने के लिए? अगर हम अपर केस नहीं लगते तो वो एरर आ जाता है उसमें, रिएक्ट में। एग्जैक्टली देखो, वो होता है पास्कल नेमिंग कन्वेंशन। अगर हमारे पास जो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होती है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो फॉलो होती है केमल केस। आपने देखा था जब लिखते थे ना गेट एलिमेंट बाई आईडी, वहां पे कौन सी थी फॉलो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो जावास्क्रिप्ट में जो नेमिंग कन्वेंशन चल रही होती है वो चलती है हमारे पास केमल केस चलती है। जहां तक मैंने पढ़ा है उसको, वो उसको एज अ प्लेन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा होता है, हालांकि है तो वो फंक्शन ही। वो फंक्शन को एज अ प्लेन स्ट्रिंग ले रहा होता है अपने पास। जब हम बनाते हैं ना, कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो उसको एज अ प्लेन स्ट्रिंग लेता है। बट अगर मैं उसका पहला लेटर कैपिटल कर दूं तो फिर उसको एज अ प्लेन स्ट्रिंग वो कंसीडर नहीं करता, उसे एज अ ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, तो एज अ ऑब्जेक्ट लेता है तो फिर उसको हाँ वो कहता है कि ये एक कंपोनेंट है। तो यही वजह है कि हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ये हमारे पास ये वो आगे पास फंक्शन वो वाला नहीं आ रहा जो कि आप हम लिख रहे होते हैं, ये कंपोनेंट है। तो हम पहला लेटर फिर कैपिटल लिखते ही लेते हैं। उससे क्या होगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, एज अ कंपाइलेशन के टाइम पे एज अ प्लेन स्ट्रिंग नहीं लेगा, एज अ ऑब्जेक्ट लेगा उसको फिर वो। तो ये रीजन है जहां तक मैंने उसको देखा है कि कैपिटल में लिखने के लिए। सर क्या ये स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से होता है या फिर ये डिफॉल्ट बिहेवियर है रिएक्ट का? डिफॉल्ट बिहेवियर है यार इसका, स्ट्रिंग आपको स्ट्रिक कर लो ESLint में तो फिर भी मिलेगा आपको, ये इसका डिफॉल्ट है। क्योंकि प्रोग्रामिंग है, ओके सर। उसने तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड चलना है, तो उसके इंस्ट्रक्शन में है कि एक ऑब्जेक्ट आएगा उसको किस तरह बिहेव करना है। तो बस हुआ। चलें, आप सब इसको इंस्टॉल कर लें, मैं यहीं पे हूँ, किसी का सवाल हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा अभी के अभी।
हाँ जी, इंस्टॉल कर चुके हैं। वैसे तो 2 मिनट का काम है, इंस्टॉल करना और इंपोर्ट्स को ऐड करना। और इसके बाद टेस्ट ज़रूर करना है आपने कि वो अप्लाई हो रहा है बूटस्ट्रैप की क्लासेस, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं बूटस्ट्रैप को प्रेफर भला क्यों करता हूँ, जस्ट प्रेफर करता हूँ जहाँ पे स्टाइलिंग का यूज़ हो। अब बजाय कि मैं एक एक्सटर्नल फाइल बनाऊं, वहां पे जाके इनलाइन स्टाइलिंग लिखूं या फिर इस तरह काम करूं, तो उस चीज से बचने के लिए कि मेरा कोड थोड़ा सा ना क्लीन और ऑप्टिमाइज सा दिख रहा हो, तो फिर हम हाँ, इस तरह के कोड सारी क्लासेस है ना, तो काफी मतलब डायनामिक सा में बिहेवियर और वो चीज़ मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि जस्ट स्टाइलिंग के लिए यूज कर लो, बाकी कंपोनेंट हम किसी के भी यूज कर। तो इसी आगे लेके चलेंगे, इसको हम आगे रखेंगे भी यूज में, इसीलिए बस। अगर सबके पास इंस्टॉल्ड हो चुका है तो एक दफा थम्स अप कर सकते हैं या माइक कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं मुझे। सर मैं तो अभी ऐसे ऐप बनाने में लगा हूँ पहले। अच्छा, ऐप बना रहे हो। सर अगर उसे कॉपी बाकी पेस्ट कर दें तो कुछ होगा तो नहीं? कुछ भी नहीं होता, चलेगी। तो उसका नेम जो सेम हो जाएगा सर, उसका भी फर्स्ट रिएक्ट है, अब दूसरी का भी, वो अगर नाम नेम चेंज कर चेंज दो, कर जाके दो तो। इसमें क्या है, नेम चेंज कर दो, एक इशू आएगा। इशू वाला क्या आएगा देखो, आपने वहां पे अगर उसको किसी गिटहब से लिंक करके ऐसे कॉपी पेस्ट किया, तो उसका जो गिट की जो फाइल बनती है, डॉट गिट करके, याद है, जो कि हिडन फाइल होती है, उसके अंदर एक बेस यूआरएल सेट होता है आपका, जो कि आपने चेक किया था, गिट रिमोट हाइफन वी करके, आई थिंक सो, गिट रिमोट ओरिजिन हाइफन वी, शायद ऐसे करके दिखा था। तो उसका आपको वो अपडेट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर रहे तो सेम आ रहा होगा, तो वो आपको एरर देगा जब नई रेपोजिटरी में कोड अपने दूसरे प्रोजेक्ट का पुश करोगे। तो उस चीज को बस अगर आप हैंडल कर सकते हो, हैंडल क्या करना है, कमांड रन करनी है, नया ओरिजिन सेट करना है, बस बात खत्म। ऐसे मर्जी यूज करो, कॉपी पेस्ट करो, है तो कोड ही। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए हर कोई नया बना लेता है बस, वरना मसला कोई नहीं है। पुराने कोई कॉपी पेस्ट मारो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, पुराने कोई कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ अगर इंटरनेट स्टेबल नहीं है। चले फिर ऐसे करते हैं, हम आगे देखते हैं, आप लोग इसको इंस्टॉल कीजिएगा, अगर कोई इशू आता है तो फिर आप मुझे बता देना, हम फिर वो देख लेंगे। वैसे इशू आना तो नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब आगे क्या है कि बूटस्ट्रैप को हमने इंस्टॉल कर लिया और देख भी लिया कि सक्सेसफुली क्या कर रही है हमारी ऐप में, ये चीज यहाँ पे काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, अब पूरी ऐप के अंदर, अब पहले हम इसी कोई फंक्शनलिटी पे नहीं जाएंगे, कोई इसमें ऐसी चीज लेके नहीं आएंगे। हम सिंपल दोबारा फिग्मा की फाइल्स को कन्वर्ट करेंगे एक रिएक्ट स्टैटिक ऐप के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे एक्सप्लोर करेंगे। जो पहला हमारा काम होगा, हमने जस्ट कंपोनेंट बनाना और उनको यूज करना सीखना है, अपने कोड की रिडंडेंसी को खत्म करना सीखना है। सो थोड़ा सा जस्ट कि हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, उस इन्वायरमेंट में घूमना फिरना शुरू हो जाए, थोड़ी सी जो उसकी सफोकेशन है वो हमारे माइंड में आ जाए कि रिएक्ट की जो हमारे पास जो उसकी हवा घूम रही है ना, वो हमें बिल्कुल पराई ना लगे। सिंपल ये चीज है, ठीक है। तो ऐसा कुछ समझ लो। तो यहाँ मेरे पास एक ये ऐप है, वैसे तो हम मल्टीपल कोई भी अब आपके पास ये फ्री हैंड दूंगा, तो जो दिल चाहता है फिग्मा की फाइल पकड़ लो, जो प्रीवियस मैंने असाइन की थी उसमें से कोई पकड़ लो। अगर आपने कोई और डिजाइन चूज करना है, टोटली आपको फ्री हैंड है, आप कोई भी फाइल चूज कर लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, मैं आपको कोई सोर्स नहीं दे रहा वहां पे कि आपने यही कन्वर्ट करनी है, टोटली फ्री हैंड है। सिंगल पेज पकड़ लो, लेकिन हाँ होगी सिंगल पेज, मल्टी पेज आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि आपने एंकर टैग लगाया तो वो पेज को रिफ्रेश करेगा और वहां पे आके हमारा जो कंसेप्ट है ना सिंगल पेज एप्लीकेशन का, वो खत्म हो जाएगा। बस अभी ये करना कि आपके पास लैंडिंग पेज वेबसाइट हो, चाहे बूटस्ट्रैप मेड का कोई भी थीम पकड़ लो, जैसा कि यहाँ बूटस्ट्रैप मेड के हमने स्टार्ट में किए थे ना क्लोन, तो कोई भी चीज पकड़ लो, आपने कन्वर्ट करनी है एक वेबसाइट के अंदर। अब मेरे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा, लेट्स सपोज मेरे पास ये पेज है, यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ रिएक्ट ऐप के अंदर। यहाँ पे अब कंपोनेंट के सेंस क्रिएट करूंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। टॉप हायरार्की में यहाँ दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक हेडर का और एक हीरो सेक्शन का, सिंपल, ऐसे ही है ना।
तो मतलब मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट्स क्रिएट करूंगा और अगेन कंपोनेंट क्रिएट करते हुए अपने फोल्डर स्ट्रक्चर का खास ख्याल रखूंगा। अब स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह हम उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा कर्सर कहाँ पे गया भाई, मिल गया। अच्छा, ये हमारे पास एसआरसी जिसमें हमने काम करना है। एसआरसी में एक चीज तो ये है कि मैं क्या करूं, यहाँ पे आके एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसे बोलता हूँ ये क्या है, हेडर डॉट जीएसएक्स है, ठीक है। RAFC करके आप कंपोनेंट बना लो, बन गया, सिंपल। आगे आते हैं, यहाँ एसआरसी में आओ, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करो, इसे भी कह दो आप हीरो सेक्शन डॉट जेएसएक्स। इसका अब एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लो RAFC करके, एक एरो फंक्शन क्रिएट हो गया। एक तो ये है। अब ये इतना मैसी हो जाएगा अगर मैं कहता हूँ कि 20 कंपोनेंट बना दो, एसआरसी के अंदर ही 20 कंपोनेंट बन गए तो आपको एक फाइल ही फाइल दिखाई देंगी, बड़ा इरिटेशन होगी, खुद को आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे करके। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करता हूँ, एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हीरो सेक्शन को पकड़ो, यहाँ पे app.js में आके कॉल कर लो, यहाँ पे आके इसका नेम कॉल कर लिया आपने, हीरो सेक्शन। आगे चलते हैं। असल में बैठा हूँ धूप में और धूप में मुझे स्क्रीन बहुत कम नजर आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे हेडर, ये हमारा कंपोनेंट आ गया और इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देख रहे हो यहाँ पे भाई साहब, किधर गया कर्सर हमारा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, दोनों सेक्शन रेंडर हो रहे हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा बेहतर लगेगा। एसआरसी में एक फोल्डर क्रिएट करता हूं जो क्या होगा, कंपोनेंट्स करके होगा। अब इसके अंदर अगर मैं ले जाऊं, यहाँ पे इस फोल्डर में मूव करवा देता हूँ, मेरे पास खुद से अपडेट हो रहे चाहिए, हो गए हैं, ठीक है, ऑटो करता है ये। और ये हेडर का भी ले जाओ, इसमें उठा के यहाँ पे मूव करवा दो। अब यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स पड़े होंगे। एक तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया कि भाई बाहर फाइल्स पड़ी हैं, इसको हम और बेहतर कर सकते हैं कि मैं इसके अंदर फोल्डर बना लूँ। ये कहता हूँ कि ये क्या है, हेडर का है, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स बनने होते हैं, तो इस सेंस में हम ये बनाते हैं फोल्डर। तो मैं कहता हूँ एक हमारे पास क्या है, हीरो हाइफन, एक चीज देख रहे हो, मैं यहाँ पे कबाब केस यूज कर रहा हूँ, नेमिंग कन्वेंशन आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी करते हो, बट मोस्ट कॉमनली कबाब केस यूज होता है फोल्डर नेम के लिए। तो अब यहाँ पे दो फोल्डर हैं हमारे, और इस तरह हेडर को हेडर में थ्रो करता हूँ कि भाई यहाँ पे चला जा। तो ये लो, अगर मेरा इसके हेडर के अंदर कोई सब कंपोनेंट बना तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब एक वो लिंक हो गया, ग्रुप बनता जाएगा, मतलब काले रंग के सारे काले रंग के बॉक्स में जाएंगे, व्हाइट वाले व्हाइट के अंदर जाएंगे। सेम वो वाली चीज यहाँ पे कि भाई यहाँ के अब कंपोनेंट को इटसेल्फ मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा मैनेजेबल दिखाई दे। आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने HTML CSS से फिग्मा को कन्वर्ट किस तरह करना है, क्या जरूरत है तो बताओ। नो सर। चले, आर्या को लगता है कि नो, और किसको लगता है कि जरूरत नहीं है, साद, सुमित, सबिर। अगर मैं फिलहाल कहता हूँ कि भाई अब एक फिग्मा की फाइल चूज करो और उसको कंपोनेंट में खुद से कन्वर्ट करो कि भाई कंसीडर करो ये हेडर का कंपोनेंट बनाया, सेम हायरार्की रखते हुए, ऐसे ही आपने क्या करना है, हीरो सेक्शन का सारे सेक्शंस के अलग अलग कंपोनेंट बना के उनमें आपने सिर्फ उसको डिजाइन करना है। डिजाइन क्या करोगे, उसके रिटर्न में आओगे, रिटर्न में आके उसका स्ट्रक्चर लिखोगे, उसको स्टाइल करोगे बूटस्ट्रैप के साथ क्लासेस से, और उस कंपोनेंट का नाम क्या करोगे, ऐप के अंदर कॉल कर लोगे, बस थोड़ा सा काम करना है। सिंपल है ना? क्यों समीर जी साहब, सर, क्या सिंपल है, लगता है? बस आप इसका अगर थोड़ा सा सिंटैक्स समझा दें कि ये जो हम मतलब कि मेन ऐप जेएस है, तो इसमें हम हमेशा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही सब हमारी कोडिंग क्यों करते हैं। हाँ, ये देखा, ये अच्छा सवाल है एक। देखो, अब यहाँ पे ये हमारे पास, अब मैंने जब भी कंपोनेंट बनाऊंगा उसमें ऐप में क्यों कॉल करूंगा, बेसिकली कॉल करने की रीजन है क्योंकि एक लिंक क्रिएट हो रहा है। देखो, यहाँ से ये जो चीज है, ये ऐप कंपोनेंट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है index.js में, यहाँ पे। तो ये रीजन है, और ये app.js रेंडर किस में हो रहा है, इस रूट में। और ये रूट कहाँ पे है,
पब्लिक के अंदर index.html की फाइल में यहाँ पे। तो बेसिकली यही फाइल वहां पे लोड हुई है डॉम के अंदर। तो ये इसकी जो div है उसको गेट कर लिया यहाँ पे, उस पैकेज के साथ रेंडर कर दिया ऐप कंपोनेंट को। अगर मैं यहाँ पे मैं कर दूं हेडर, इसका मतलब ये है कि अब मुझे सारे कंपोनेंट हेडर में कॉल करने होंगे, क्योंकि मेरा जो ऐप बिल्ड हो रही है यहाँ पे वो हेडर वाली बिल्ड हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे जस्ट हेडर दिखाई दे रहा है। अब मैं सारे कंपोनेंट्स को अगर इस हेडर कंपोनेंट में कॉल करूं, यहाँ पे आके मैं कॉल करता हूं, जैसा कि मैं कहता हूं आप क्या करो हीरो सेक्शन, ये लो। अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं सारे कंपोनेंट्स को किस में कॉल करूंगा, हेडर में, क्योंकि मैंने कह दिया कि भाई इस टाइम पे जो रेंडरिंग कंपोनेंट है मेरा पेरेंट, वो क्या है यहाँ पे हेडर है। तो इसलिए पहले बाय डिफॉल्ट जो मिलता है वो हमें मिलता है यहाँ पे ऐप। तो जो ऐप कंपोनेंट है पूरी ऐप उसमें बिल्ड हो रही होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐप में कॉल करते हैं। खैर इसका आगे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे पेरेंट टू चाइल्ड का। पेरेंट कौन सा है, चाइल्ड कौन सा है, एक बेसिक सा कंसेप्ट है। जिस कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कॉल हो रहा है, जैसा कि ये ऐप कंपोनेंट है, ऐप के अंदर क्या कॉल हो रहा है, हेडर और हीरो सेक्शन। तो ऐप क्या है, पेरेंट है, और हेडर और हीरो सेक्शन क्या है, चाइल्ड्स हैं। मतलब जो कंपोनेंट दूसरे में कॉल होगा वो उसको क्या बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा। जिसके अंदर कॉल हुआ वो पेरेंट कहलाएगा। है ना? क्या ख्याल है साहब, क्या लगता है आपको? सर क्या रिएक्ट भी सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है? जैसे कि हम अगर हेडर को ऊपर लिखें और फुटर को नीचे लिखें तो वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको एग्जीक्यूट करेगा, या फिर वो कोई मसला नहीं है? सीक्वेंशियल चलेगा, दिखाता हूँ करके। ये देखो इसमें सीक्वेंस ही है। ये देखो मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब हेडर कहाँ पे दिखेगा? अब आप ये ज्यूम नहीं कर सकते कि हेडर पहले दिखे, नहीं। ये देख रहे हो ये हीरो सेक्शन पहले है, ये तो खैर किसी और कंपोनेंट से आ रहा है हमारा, लेकिन ये हमारा पहले आ गया, है ना? ये सीक्वेंस के हिसाब से ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन को मैं इसको नीचे ले आऊँ तो अब हेडर ऊपर दिखेगा, ये चेंज होएगा, हो गया ना चेंज? तो सीक्वेंशियल ही है, ठीक है। सीक्वेंस मैटर करेगा कि किस सीक्वेंस में आपने एग्जीक्यूट करवाया उसको कंपोनेंट को। सर आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से क्लास लेफ्ट हो गई थी कि यहाँ पे ब्लू स्क्रीन का मुझे बहुत एरर आता है इसी वजह से। तो क्या आपने सर ये समझाया था कि ये फंक्शन के नीचे एक सिंगल पेरेंट को हम क्यों इंक्लूड करते हैं? वो मैंने सुना नहीं सर। कौन सा? जैसे हम रिटर्न करवाते हैं जब, तो उसके नीचे हम एक सिंगल हाँ, पैकेज के अंदर ही कोड लिखते हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चले, सही है, कोई मसला नहीं है। ऐसे हम मल्टीपल चीजें हैं हमने काफी डिटेल में बात की थी, खैर अभी रिपीट करते हैं। देखो हमारा जो एक फंक्शन है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक सिंगल नोड रिटर्न करता है। रीजन क्या है? दो सिबलिंग रिटर्न क्यों नहीं करता? मतलब यहाँ पे इस रिटर्न में आके मैंने ये पेरेंट में एक डिव रखी, सारा उसके अंदर लिखा, मैंने यहाँ पे एक और डिव क्यों नहीं ली? ये एरर क्यों दे रहा है? मैंने यहाँ पे आके h1 क्यों नहीं लिखा? मैंने यहाँ पे आके h1 का टैग क्यों नहीं लिया? रीजन है हमारे पास एक कंसेप्ट चलता है कि वर्चुअल डॉम का, और रिएक्ट क्या करता है, हमारा हर एक एलिमेंट को जब रेंडर करता है ना, ये डिव है, इस डिव को खुद से एक आईडी असाइन करेगा, यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करेगा। आप देखोगे क्लासेस जब ये डॉम यहाँ पे आके क्रिएट होगा ना, ये देख रहे हो app.js में आए, इसके इंस्पेक्ट में आए, ये वही है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसी क्लासेस भी दिखेंगी आपको कि जो आपने खुद से बनाई भी नहीं होंगी। अभी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं रहा, यहाँ पे चलते हैं, ये डिव आ गए। तो अभी फिलहाल है यहाँ पे वही है एग्जैक्टली, अभी क्लासेस है ही नहीं यहाँ पे। तो जब हम उसको लेके आएंगे ना, क्या कहते हैं कि MUI के कंपोनेंट्स को, बिहाइंड द सीन क्या करेगा, यहाँ पे एडिशनल क्लासेस ऐड कर रहा होगा, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक आइडेंटिफायर होगा। सो अगर तो सिबलिंग आएंगे तो उसको फिर यूनिक आइडेंटिफायर नहीं मिलता, उसे पेरेंट एक ही चाहिए। जब एक होगा तो उसके पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा कि भाई ये नोड है और इसकी ये है, बाकी सारे इसके चाइल्ड हैं। तो मतलब एक हायरार्किकल ट्री बन रही होती है वहां पे। तो इस वजह से क्या है कि हमें एक ही पेरेंट रिटर्न करना होता है हर कंपोनेंट, हर फंक्शन के अंदर। दो करेंगे तो एरर देगा। मैप है, मैप के अंदर भी इटसेल्फ एक ही होगा पेरेंट कंपोनेंट।
अब इसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस यूज होती हैं। कैसे क्या? यहाँ पे आप देखोगे कि आप आए यहाँ पे आके आपने एक डिव क्रिएट किया, ये डिव है, ठीक है। तो ये किसको रैप कर रही है? हमारे ऐप डॉट को। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अब होगा क्या। यहाँ पे आप आए या आप वर्चुअल डॉम में आए, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे देख रहे हो ये हमारे पास जो डिव है ना, जिसमें ये रैप हो रहे हैं, ये डिव, ये वाला डिव है, सॉरी, वो ये डिव एक एक्स्ट्रा डिव बन रही है। इसकी कोई रीजन नहीं है, इसके ऊपर ये डिव है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिव है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो क्या करूंगा? वो कहता है हमें फ्रेगमेंट का कंसेप्ट यूज कर लो। यहाँ पे एम्प्टी फ्रेगमेंट में लगा देता हूँ। ये क्या एम्प्टी फ्रेगमेंट है? अब आप जाके देखो उसके डॉम को, डॉम में क्या होगा? वो डिव यहाँ पे है ही नहीं, ये देख रहे हो। इसके नीचे पहले रूट के नीचे एक डिव थी, अब नहीं है वो। इसको रिफ्रेश कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वो डिव नहीं मिलेगी। डन है, वो डिव नहीं है इसके ऊपर जो डिव थी। तो इसके लिए करते हैं हम वहां पे एम्प्टी फ्रेगमेंट लेते हैं। हालांकि एज अ पेरेंट बिहेव कर रहा है, उसका वो जो रिक्वायरमेंट है ना कि सिंगल पेरेंट उसके रिटर्न हो, वो फुलफिल हो गया वहां पे। कह लो कि हमने उसको पागल बना दिया वहां पे, लेकिन वो है एम्प्टी, तो हमारे डॉम में नहीं जाएगी वो। स्मिथ आपका हैंड रेज है। सर तो बेटर अप्रोच क्या है, मतलब डिव यूज करें या एम्प्टी फिर फ्रेगमेंट एम्प्टी लगाओ। फ्रेगमेंट? यार देखो, एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है। एक्स्ट्रा मेहमान तो किसी को नहीं होता पसंद मेहमान तो खैर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लोग आ जाए कहते हैं कि यार क्या है, वहीं आ गया। तो रिएक्ट भी वैसे ही है, ये कहती है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज, तो यार हम क्यों एक्स्ट्रा डिप क्रिएट करें? ये तो एक कंपोनेंट में एक डिप क्रिएट हुई है, हर कंपोनेंट आपके 10,000 कंपोनेंट हैं, 10,000 डिप एम ही बन गए ना एक्स्ट्रा। क्या ख्याल है? जब एम्प्टी फ्रेगमेंट दे रहा है, काम भी चल रहा है, तो क्यों ना मैं एम्प्टी फ्रेगमेंट को यूज करूं? क्या ख्याल है? तो एक अच्छी अप्रोच है कि एम्प्टी फ्रेगमेंट ले लो, एवं डिव बना के एक्स्ट्रा नोड क्रिएट वहां पे करोगे, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, तो चल जाता है वो। लेकिन एम्प्टी फ्रेगमेंट में तो यूज कर रहा तो अच्छा लगता है यार वो। ऐसे ही अब यही नहीं है, एम्प्टी फ्रेगमेंट एक रिएक्ट भी देता है हमें। रिएक्ट कैसे देगा? ये देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप लिखो एफ, ये आ गया फ्रेगमेंट। ये भी वही चीज ही है, बट ये अब रिएक्ट से इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी वही फ्रेगमेंट ही है। फ्रेगमेंट क्या होता है कि हमारे पास कंसेप्ट है कि रिएक्ट में एक सिंगल हमारा जो पेरेंट है वो रिटर्न हो रहा होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक ही डिव रिटर्न कर देते हैं। सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसका जो ट्री है वो वहां पे इफेक्ट हो जाएगा, उसका जो चाइल्ड नोड सिस्टम है वो वहां पे इफेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा एक हर फंक्शन एक सिंगल पेरेंट ही रिटर्न करेगा, है ना। असाइनमेंट में आप लोगों को अभी असाइन कर देता हूँ वैसे तो, ठीक है। आपने करना क्या है कि कोई भी एक, कह लो कि अपने पास है कोई